Good evening, dear friends. It's indeed my great pleasure to introduce a popular columnist, a political analyst, a master election strategist, and of course, a youth icon, a gifted young girl endowed with amazing capabilities. In such young age, she has shown scintillating prowess through her versatile personality. A writer, reporter, researcher, policy consultant, and advisor with areas of interest like social, environmental, and political issues. With strong educational foundation and dream to become journalist, she acquired masters in English through Delhi University. She is recipient of Chief Ministerial recognition as Best Debater in 2004 and was honored by former President of India, late Dr. APJ Abdul Kalam. While exploring different aspects of her personality and her keen interest in politics and passion for journalism, she worked as intern in The Hindu and as a newsreader in All India Radio. In 2013, along with the noted political strategist Prashant Kishore, she founded Citizens for Accountable Governance Institution. In 2016, she has completed her legislative fellowship with US Department of State's Washington, D.C. At present, she is working as freelance journalist for many media organizations, which includes The Guardian of London and India Today Group. She also works for India Foundation as co-editor for its journal. Her articles on facets of election strategies have been admired by millions of readers. She has co-authored a book called The Last Battle of Sarai Ghat. She, with so many aspects in her career, she has stepped one step ahead in her personal life also. She is happily married to Mr. Rajat Sethi last year. आपकी आज तक की उपलब्धियों को अनुलेखित करते हुए दो पंक्तियों में आपका अभिनंदन करना चाहूँगी। कह दो आसमान से आजमाए मेरी उड़ान को, कह दो आसमान से आजमाए मेरी उड़ान को, निडर प्रयास मेरे लांघेंगे हर चट्टान को. Ladies and gentlemen, it's my proud privilege to welcome and present in front of you in big round of applause, Shubhrashta, today's guest speaker. Indeed an enthralling personality. Thank you, Rotarian Sarika. मंच पर विराजमान सम्माननीय आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इतनी ज़्यादा प्रशंसा की गई है मेरी, मुझे नहीं पता मैं इस प्रशंसा के लायक हूँ या नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इस आमंत्रण को स्वीकारा, क्योंकि बेलगाम पहली बार मेरा आना हुआ और बेलगावी में आने के बाद मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा पक्ष था कर्नाटक का जो मुझसे अभी तक छूटा रह गया था, वो देखना बचा रह गया था। सबसे खूबसूरत बात शायद हमारे देश की यही है कि कहीं भी कोई भी पक्ष अनजाना सा नहीं लगता, ऐसा लगता है हम अपने घर के किसी दूसरे कमरे में चले गए हों। कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो कि बहुत अजूबा सा लगे या फिर ऐसा लगे जिसके बारे में जानकारी नहीं थी या कुछ हमारे से कनेक्ट नहीं है। ऐसी फीलिंग शायद देश के किसी भी कोने में नहीं आती हमें। अभी तक मेरे कार्यकाल में मुझे ऐसा ही फील हुआ है और मैं इसी भावना को लेकर आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगी, जिसको ऑर्गेनाइजर्स के साथ डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने कल्चरल नेशनलिज्म के फ्रेम में फिट करने की कोशिश की। हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों से उत्तर पूर्व भारत मेरी कर्म भूमि है और उत्तर पूर्व भारत अपने आप में ऐसा लगता है भारत को कंडेंस करके, संश्लिष्ट करके उस भाग में छोड़ दिया गया है। तो मैं उसी
भारत के एक अवयव को थोड़ा समझते हुए और ये इस कोशिश के साथ, इस प्रयास के साथ कि आपको भी थोड़ा समझा सकूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर कुछ बातें रखना चाहूँगी। हमारा देश एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ आइडियोलॉजी से और एक स्पेसिफिक तरह की पॉलिटिक्स से आज तक डिफाइन होता रहा है। उसका कारण शायद ये भी हो कि हम जिसको पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट बोलते हैं, शायद उस लिहाज से हम काफ़ी नए हैं। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता कि भारत आज़ाद हुआ और एक डेमोक्रेसी के रूप में, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के रूप में हम भारत को जैसे देखते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन क्या भारत का जो अस्तित्व है, क्या हम उसको केवल एक उत्तर औपनिवेशिक नेशन स्टेट की तरह देखेंगे, या क्या भारत के उस अस्तित्व की भी बात की जानी चाहिए जो सदियों से हमारे सामने, जो सदियों से हमारे अपने जहन में ना केवल उमड़ता घुमड़ता रहा है, बल्कि उसने अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखा है। मुझे लगता है संस्कृति शब्द और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस लिहाज से नेशनलिज्म की पूरी डिबेट में आना ही चाहिए। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है अनफॉर्चुनेटली कि राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो ये मामला अपने आप में बहुत राजनीतिक हो जाता है, ये घोर राजनीतिक हो जाता है। ये इतना राजनीतिक हो जाता है कि लोग इस पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं कि भारत एक राष्ट्र है भी या नहीं। सवाल यहाँ तक उठने लगते हैं कि भारत अगर एक राष्ट्र है तो क्या उसमें छोटे छोटे और कई राष्ट्र तो नहीं। तो इन सभी राजनीतिक पक्षों को भी बिना नज़रअंदाज किए शायद हमें समझना होगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात जब भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग करता है तो वो क्यों करता है। उत्तर पूर्व भारत को भारतवर्ष के साथ मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया, इस तरह का एक डिस्कोर्स बिल्ड करने की कोशिश की गई। वो कोशिश बहुत हद तक सफल भी हुई, क्योंकि हम में से बहुत से लोग यहाँ भी हैं, मैं भी आज से 3 साल पहले उसी वर्ग में आती थी जिसको उत्तर पूर्व भारत के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो एक ऐसा डार्क जोन है जहाँ पर केवल हत्या है, जहाँ पर केवल हिंसा है, जहाँ पर केवल कुछ कबीलाई समाज के लोग रहते हैं जिनका अपना कोई कल्चर, कोई सिविलाइजेशन, कोई जिसको कहते हैं टेम्ड कल्चर नहीं है। पर ये इतनी बड़ी भूल थी और ये इतने बड़े साजिश के तहत मन में बिठाई हुई एक अवधारणा थी, उसका हर बार पर्दाफाश होता है जितने जितने समय, जितने जितने पल मैं उत्तर पूर्व में बिताती हूँ। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण था कि एक इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और मीडिया की साजिश रही कि भारत के हृदय को हम लोगों से बिल्कुल काट कर रखा गया। उसके बारे में न तो सिलेबस में पढ़ाया गया, उसके बारे में न तो मीडिया में चर्चाएं हुई, और उसके बारे में न तो हम लोगों को एक सही दिशा और एक सही दृष्टिकोण के साथ अवगत कराया गया। तो मुझे लगता है कि केवल ये नॉर्थ ईस्ट के साथ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये भारत के हर हिस्से के साथ हुआ। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत एक तरह का इतिहास, उस इतिहास में एक दो लोगों के महिमा, एक दो फैमिलीज के महिमा मंडन के अलावा हम लोगों को उन सभी हीरोज के बारे में बताया ही नहीं गया जिनकी वजह से भारत एक राष्ट्र पुरुष के रूप में आज खड़ा है, जिसके अस्तित्व में भारत माता की भी संकल्पना है और जिसके अस्तित्व में भारत का हर वो व्यक्ति सम्मिलित है जिसको लोग प्रोलेटेरिएट के नाम से दरकिनार करते हैं। और इसकी भी एक साजिश है। ये संयोग है कि अभी त्रिपुरा में इलेक्शंस होने वाले हैं। अगले एक महीने के भीतर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन 3 स्टेट्स में उत्तर पूर्व में इलेक्शंस होने वाले हैं। और इलेक्शंस मुझे लगता है एक ऐसा इंटेंस पीरियड होता है किसी भी ज्योग्राफी को, किसी भी संस्कृति को समझने के लिए, क्योंकि पूरी हिस्ट्री, पूरी राजनीति, पूरी आइडियोलॉजी उमड़ घुमड़ करके उस टाइम पीरियड के दौरान
एक बार दोहराई जाती है। मैंने जानबूझकर प्रोलेटेरिएट्स की बात लाई क्योंकि कम्युनिज्म राष्ट्रवाद नहीं है। क्यों नहीं है, मैं कोशिश करती हूं कि एक केस बिल्ड करूंगी। हमारे देश के जो ट्राइबल्स हैं, हमारे देश में जो एक तथाकथित दलित वर्ग की बात की जाती है, हमारे देश में वो सब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात जो कम्युनिज्म करता है, ये वो लोग हैं जिनके बारे में स्टेज पर जिग्नेश मेवानी जैसे एमएलए आकर लफाजियां तो करते हैं, पर उन्हीं की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग त्रिपुरा में इन्हीं ट्राइबल्स को टेररिस्ट घोषित करते हैं। माणिक सरकार और कम्युनिज्म की ये कौन सी आइडियोलॉजी है कि आप बात तो करना चाहते हैं सर्वहारा की, आप बात करना चाहते हैं गरीब गुरबों की, और उनके साथ आपके अपने काडर ना केवल हिंसा करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक आइडियोलॉजी के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश भर की। ये हमारे डेमोक्रेसी का स्वरूप नहीं हो सकता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जिस प्लिंथ पर, के जिस फाउंडेशन पे भारत एक राष्ट्र पुरुष और भारत माता खड़ी है, उस पूरे परिवेश में और उस पूरी परंपरा में शास्त्रार्थ एक बहुत बड़ा संकाय है। और शास्त्रार्थ का मतलब हिंसा नहीं होता। शास्त्रार्थ एक वो प्योर डायलॉग और डिबेट का जरिया था जिसमें महिलाओं ने भी पुरुषों को परास्त किया, और उसको वुमेन और मैन डिवाइड के रूप में नहीं देखा गया। उसको एक विचारधारा का दूसरे विचारधारा को काट के रूप में देखा गया, जिसमें नॉलेज का सम्मान हुआ, जिसमें व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल थाती और विरासत का सम्मान हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, और मैं जानबूझकर इन बिंदुओं पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे अपने अपने घर, और जब हम 9 बजे से 10 बजे का प्राइम टाइम डिबेट अगर हम देखते हैं तो वो देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये वही डिबेट्स हैं जो हमारे नेशनल डिस्कोर्स को अनफॉर्चुनेटली आज डिफाइन कर रही हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, एक युवा होने के नाते और एक युवा महिला होने के नाते नहीं समझ में आता कि इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बैनर तले जब हम बात करते हैं भारत माता की और नेशनलिज्म की, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि भारत की जो महिला है, भारत का जो एक स्त्री वर्ग है, वो वर्ग अर्बन एलीट फेमिनिज्म से डिफाइन नहीं होता। हम लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, हम लोगों की जो चेष्टाएं हैं, हम लोगों का जो व्यवहार है, और हम लोगों की जो पल्लवन पुष्पन की जो परंपरा है, उसमें घर एक बहुत बड़ा पक्ष है जिसको कभी भी एक्सप्लॉइटेटिव मैकेनिज्म की तरह नहीं देखा गया। उसमें जितना प्रेम है उतना ही सम्मान है। वो शादी हमारे यहाँ लीगल, विवाह हमारे यहाँ लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को क्यों ऐसा होता है कि इंटेलेक्चुअल सर्कल में राष्ट्र को लेकर जो परिकल्पना है और राष्ट्र के विभिन्न अवयवों को लेकर जो परिकल्पना है, उसमें एक तरह का डिस्कोर्स इतना हावी हो गया है कि हमारी ग्रामीण महिलाएं, हमारे गरीब वनवासी भाई बहन, हमारे वो सारे लोग जो गाँव में बसते हैं, वो बिल्कुल कट गए हैं। तो हम किस भारत की बात करते हैं? हम किस भारत के बारे में कवायद करते हैं प्राइम टाइम में 9 से 10 बजे तक, जहाँ पे हम ये तक जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं, जो जेएनयू में नारा हुआ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमें ये समझना होगा कि इन डिबेट्स का उद्भव कहाँ से हो रहा है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रवाद का जो एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा जो एक एनालिसिस है, वो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से भी किया जाए तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ शायद बेवफाई होगी। मुझे लगता है नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद को देखने के लिए हमें गवर्नेंस को भी टैकल करना होगा, और हमें नेशनलिज्म को डिफाइन करने के लिए जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उस पर भी बात करनी होगी। हमारे देश में 2 तरीके से मेरी समझ से, जो मेरी लिमिटेड समझ रही है अभी तक, मुझे लगता है कि 2 तरीके से राष्ट्रवाद की परिकल्पना को ऑपरेशनलाइज किया गया। एक वो पद्धति रही जिसमें कुछ स्वयंसेवक बिल्कुल चुपचाप
बिना किसी रिकॉग्निशन के, बिना इस एस्पिरेशन के कि उनके काम को लोग रिकग्नाइज करेंगे, वो ग्राउंड पे जाकर लोगों के बीच रहकर काम करते रहे, चाहे वो वनवासी कल्याण आश्रम के थ्रू कर रहे हों, विद्या भारती के थ्रू कर रहे हों, संस्कार भारती के थ्रू कर रहे हों, या और भी जो अलग अलग घटक हैं, एक परिवार के जो घटक हैं उसके थ्रू काम कर रहे हों। एक वो पक्ष रहा राष्ट्रवाद का जिसके बारे में चर्चा करना फैशनेबल नहीं है, जिसके बारे में जो चर्चाएं हैं वो जानबूझकर म्यूट कर दी जाती हैं। और एक पक्ष रहा राष्ट्रवाद का वो जो हम केवल किताबों में पढ़ते हैं, जो हम केवल थ्योरीज में जानते हैं, जिनको हम वॉल्टर एंडरसन से कोट करते हुए आज उमर खालिद और कन्हैया कुमार तक सीमित करके रख देते हैं। तो इस थ्योरी और प्रैक्टिकल, इस ग्राउंडेड और नॉन ग्राउंडेड जो आइडियोलॉजी की जो टकराहट है, उसके बीच में जो राष्ट्रवाद कहीं छुपा हुआ है, वहाँ पे मुझे लगता है कि एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, एज इस देश के नागरिक होने के नाते हमें स्टेप इन करना होगा। ये बात ज़रूर है कि चाहे हम कितनी भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्रवाद का राजनीतिक पहलू हमसे अछूता नहीं रह सकता। हर 5 साल के बाद हम अपनी सरकार बदलते हैं, हर 5 साल के बाद हमें अधिकार होता है कि हम सरकार से पूछें कि पिछले 5 सालों में आपने क्या किया। तो ये जो जनता और नेताओं के बीच में जो एक संवाद है और एक कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके का, उसकी भी परिचर्चा राष्ट्रवाद के भीतर होनी चाहिए। अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को या हम किसी भी राजनेता को चुनते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ चुनते हैं। वो अपना विजन स्टेटमेंट जब देता है तो उस विजन स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके हम उसे चुनते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को भी मुझे लगता है राष्ट्रवाद के डिबेट्स में लाना ज़रूरी है। राष्ट्रवाद का डिबेट ऐसा क्यों है कि आज केवल कुछ नारों तक ही सीमित होकर रह गया है। जेएनयू में कुछ नारे दिए जाते हैं और उन नारों से हमारा पिछले 2 साल का डिस्कोर्स वहीं तक अटक के रह गया है कि, और इसमें संशय, इसमें ताज्जुब मुझे ये होता है कि इसमें संशय की भी स्थिति है कि क्या हम भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग को अपने राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला गैंग माने, या भारत माता की जय और वंदे मातरम को अपना प्रतिनिधित्व करने वाला गैंग माने। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। लेकिन इस विडंबना के परे, इन मुद्दों के, इन भटकाव वाले मुद्दों के परे जो एक पक्ष है हमारे देश का, जिसमें हम उस देश के नागरिक हैं और हमारा हक है ये जानने का कि हमारे नेताओं ने क्या किया, पिछले 70 सालों में क्या किया, पिछले 5 सालों में क्या किया, उन सभी का जो लेखा जोखा है वो भी लेने की जिम्मेवारी हमारी है। देश जितनी भी समस्याओं से जूझ रहा है उस पर वाइट पेपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम वो डेमोक्रेसी नहीं रहे जो लड़खड़ा कर चल रही थी। अब हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हो गए हैं जिसमें एक वर्ग से दूसरे वर्ग, एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथों से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में सत्ता बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से होती है और कोई ईवीएम का घपला नहीं होता। कोई ईवीएम का घपला नहीं होता क्योंकि राजस्थान में भी ईवीएम का घपला नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में ईवीएम का घपला हुआ और राजस्थान में अचानक से सारी चीज़ें सही हो गई। तो हमें भटकाव वाले मुद्दों से हट करके मुझे लगता है कि देश के जो असल मुद्दे हैं उन पे बात करना ज़रूरी है। कल मैं उड़ीसा में थी और उड़ीसा में मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि स्टेज पे कुछ ऐसे पोएट्स बैठे हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी मातृभाषा में अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। एक उड़िया कवियत्री थी जिन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी। असम, नागालैंड, बस्तर, इन सभी इलाकों से पोएट्स ने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी। अनुवाद करने की मनाही थी क्योंकि ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि हम कविताएं समझ सकते हैं या नहीं। और मैंने जब अपने आसपास देखा तो मैंने कई लोगों की आंखों में आंसू देखे। जब मैंने पूछा कि क्या आपको भाषा समझ आई, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है इस कविता में जो एहसास था, जो ट्राइबल्स का दर्द था, इस कविता में जो लैंग्वेज इशू को लेकर के जो लोगों के जो लोग भाषाई मुद्दों को लेकर के जो लोगों के मन में शंकाएं थी, इन कविताओं में एक महिला का जो दर्द था वो शायद भाषाओं के राजनीतिकरण से परे था। उसकी जो महक थी और उसकी जो खुशबू थी वो
भाषा तक सीमित होकर के नहीं रह जाती। तो कल मुझे लगता है प्रैक्टिकली समझ आया कि आखिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या होता है। बेलगाम और बिहार, मैं बिहार से आती हूँ, बेलगाम और बिहार में शायद कोई बहुत बड़ा तारतम्य स्वाभाविक रूप से आज शायद नहीं दिखता हो, पर जब हम एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठकर वही चावल, वही रोटी, वही पूरी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तंत्र है, एक कल्चर है, एक संस्कृति है जो हमें जोड़े हुए रखती है। और इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात इस देश का एक बहुत बड़ा स्वयंसेवक वर्ग करता है, जिसकी बात को इस देश का मीडिया, इस देश का इंटेलिजेंसिया, इस देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग, इस देश के पब्लिशर्स, इस देश के पत्रकार और इस देश का एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट म्यूट करना चाहता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना और इस पूरी विचारधारा को आगे ले जाना। जब भी राष्ट्रवाद की बात आती है तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा लीवे देना होगा इस बात को लेकर कि इसमें वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति की तरह घोर तर्क से बात नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र केवल एक मार्केट फोर्स नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र एक मार्केट ही नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र केवल एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया। हमारे लिए राष्ट्र एक जीता जागता युग पुरुष है, हमारे लिए राष्ट्र भारत माता है। और जब माँ की बात आती है तो वो एक ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड और इमोशन की बात आती है जिसको तर्क कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसके बारे में बात करते हुए शायद आंखों में स्वतः आंसू आते हैं, जिसके बारे में अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत अग्रेसिव सा रेज आता है जो बहुत तरीकों से प्रस्फुटित होता है। तो राष्ट्र की इस परिकल्पना को केवल और केवल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल तार्किक रूप से, केवल डिबेट्स को लिखकर पढ़कर नहीं समझा जा सकता। इस डिबेट को महसूस करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो विरोध एक टाइप के डिस्कोर्स का होता है उसको उस पर्सपेक्टिव में देखा जाना ज़रूरी है। कल्चरल नेशनलिज्म की बात जब हम करते हैं तो मुझे लगता है कि एक ट्रांसलेशन का भी एक फ़र्क आता है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का शायद शाब्दिक अनुवाद कल्चरल नेशनलिज्म हो, पर सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म कहना थोड़ा ज़्यादा उचित होगा, पर थोड़ा ही ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों के कुछ कुछ तत्व इस पूरी संकल्पना में जुड़े हुए हैं। लेकिन इसको इतना समझे जाने की ज़रूरत क्यों है? वो ज़रूरत शायद इसलिए है क्योंकि उत्तर पूर्व भारत में आज तक हमारे पॉलिसी का जो डिबेट पैराडाइम था वो यहाँ तक सीमित था कि हम वहाँ रोड्स बनाएं या नहीं बनाएं, वनवासी इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए क्या रोड्स बनाए जाएं? और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे देश को 70 साल लग गए। और कुछ प्रदेशों में जहाँ जहाँ अभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है बिल्कुल अनचैलेंज्ड तरीके से, वो अभी तक इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाई है। मैं मेघालय का उदाहरण देती हूँ। मेघालय 3 हिस्सों में बटा है, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। आज भी गारो के इलाके वैसे हैं जहाँ पे हमारे वनवासी भाई बहन अगर चाहें तो एक दिन में शिलोंग नहीं आ सकते, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। सड़कें क्यों नहीं हैं? क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी को ये समझ में नहीं आया कि हम रोड्स वहाँ बनाएं या नहीं बनाएं। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये एक पॉलिसी पैरालिसिस है, ये एक इशू है कि उन्हें लगता है कि अगर हम रोड्स बना देंगे तो शायद जो हमारे वनवासी भाई बहन हैं वो टेरराइज कर देंगे पूरे देश को, तो अच्छा है रोड्स मत बनाओ, अच्छा है उनको हेल्थ की सुविधाओं से वंचित रखो, अच्छा है वो नहीं पढ़े, कोई ज़रूरत नहीं है उनके पढ़ाई लिखाई की, वो पढ़ेंगे तो टेररिस्ट ही बनेंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण त्रिपुरा है। वहाँ एक बहुत बड़े समुदाय को कम्युनिस्ट पार्टी ने सीधे सीधे टेररिस्ट घोषित कर रखा है, और ये वो लोग हैं जिनके पास पीने का शुद्ध पानी तक नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक नहीं समझाना तक नहीं कि इस देश में बेलगम नाम की एक जगह भी हो सकती है। उनको नहीं मालूम कि हमारे देश में 24 घंटे बिजली
भी आ सकती है। शायद उन्होंने बिजली का खंभा भी नहीं देखा आज तक। तो हम इन सभी अवयवों पर हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी लोगों की मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उसको एक लच्छेदार भाषा में ग्लैमराइज करके हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। और हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले लोग कौन हैं? गौरी लंकेश, प्रकाश राज, जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, कन्हैया कुमार। ये क्यों नहीं बोलेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे? इनके बोलने का हक है ना, क्योंकि इन्होंने तो टुकड़े टुकड़े करके रखा हुआ है देश को। इन्होंने तो इंश्योर किया, इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने इंश्योर किया कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, हमारे भाई बहन हमसे जुड़े ही नहीं, क्योंकि वो जुड़ेंगे तो समस्या है, वो जुड़ेंगे तो उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, वो जुड़ेंगे तो उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि आज पद्मावती पे जो डिस्कशन स्वरा भास्कर ने इनिशिएट किया और जिसको लेकर प्राइम टाइम डिबेट्स हुई, वो हमारे देश की महिलाओं के लिए रेलेवेंट है भी नहीं या नहीं। दिल्ली सरकार को 16 करोड़ का फंड मिला था सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मैं ये बात इसलिए उठा रही हूँ आनंद जी, क्योंकि आपने जैसा बताया कि MHM को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम रोटरी क्लब कर रही है। 16 करोड़ का जो फंड, 1600 या 16,000 करोड़ का कुछ फंड था, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं ध्यान है, पर कुछ करोड़ का फंड था, टैक्स पेयर्स का पैसा था, जो सैनिटरी नैपकिन्स महिलाओं में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया गया। पर ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं जाकर उस स्टेज पे प्रतिनिधित्व करते हैं या उन लोगों के साथ फोटोग्राफ खिंचवाते हैं जो भूल गए अपने PR एक्सरसाइज में कि ये काम किया जाना भी था। और इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? इसका कॉस्ट वो महिलाएं बेयर करेंगी जो सैनिटरी नैपकिन्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो फॉर ऑल द टॉक ऑफ फेमिनिज्म बाय स्वरा भास्कर इन अ 2400 word piece in The Wire, which talked about the fact how feminism made her feel reduced to a particular body part of a woman, this woman forgot that that particular woman part of many tribal, poor, rural women in India feels exploited every month, gets infected every month, because these feminists find it uncool to talk about the real issues of real women of India. And ladies and gentlemen, with this, I leave you with this thought. What is it that we need to talk and discuss in this country? Do you think our agendas are represented in the media, in the books that we get to read, in the curricula that we have, in the kind of discourse that is shaping up in every nook and corner of this country? You guys are going to polls in a couple of days. Karnataka is going to polls in a couple of days. Why should you not ask who killed Gauri Lankesh? Why should you allow certain prime-time television anchors to tell you that there was a certain color of terror in this country which killed Gauri Lankesh, despite the fact that the person who was charge-sheeted belonged to a community who is always a victim in the eyes of these intellectuals? Why should we not ask that if a Gauri Lankesh is killed, a certain Mr. Bhaumik in Tripura is also killed? He was also a journalist. He deserved an equal outrage. He clashed with the establishment. He did not find it cool to send used sanitary napkins to the PMO for sure, because that was not the form of his protest. But what he did was that he sparred with the administration of the communist government in in Tripura. And what was the result of that protest? He was killed. Did you find the national media outraging over him? There was an akhlaq who was killed. And it's an extremely unfortunate fact that he was killed because of the stereotypes associated with his religion. I have full sympathies, and I feel really guilty to be living in a country today where people can be killed in the name of religion. I'm truly ashamed of that. But there was also a Chandan Gupta who was killed because he chose to say Bharat Mata Ki Jai, and people in the television media today actually went out and said that, oh, but he was saying so in a minority-dominated district or a region of this country. This was an endorsement of a view that was given by none other than the district
officials of the government in Uttar Pradesh. Ladies and gentlemen, and I ask you, I genuinely ask you, do we accept an India, should we accept an India which is defined as India first, or do we want to bequeath an India to our future generation which divides India into minority-dominated or a majority-dominated region? I ask you this question because in 1947, when India was divided, this was exactly the same plot. This was exactly the same language. In our book, जिसकी चर्चा अभी आपने की, उस किताब में हमने माइग्रेशन के इशू पे थोड़ा बात करने की कोशिश की है, और वो इसलिए कोशिश की है क्योंकि माइग्रेशन एक ऐसा पक्ष है जिस पे बात करना ज़रूरी है, पॉलिटिकल करेक्टनेस के बियॉन्ड, जिस पे बात करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कुछ इश्यूज़ को ही कम्युनल बनाकर छोड़ दिया है, जो अपने आप में कम्युनल नहीं है। मैं भी माइग्रेंट हूँ, इस देश में मैं भी माइग्रेंट हूँ, क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ, मैं उत्तर पूर्व में काम कर रही हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय या तो वहाँ बीतता है या दिल्ली बीतता है। अभी भी मैं माइग्रेट करके ही बेलगाम आई हूँ, कल भी मैं माइग्रेट करके ही उड़ीसा गई थी, कल दोबारा मैं केरला जाऊँगी तो माइग्रेट करके ही जाऊँगी। तो माइग्रेशन क्या इतना कम्युनल इशू है कि हम उसको डिस्कस ही नहीं कर सकते? बट आई एम अ लीगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. This country has given me full freedom to migrate anywhere I want to within the boundary and do whatever I wish to do, as long as I don't harm anybody. But do we treat the Rohingyas who have come on illegal deportation with the agenda of propagating political Islam, and do we treat them the same way as I should be treated in this country, is a question that I leave you with, because it is also an issue which has to be debated. During the Assam elections and as the aftermath of Assam elections, we again see a lot of these discussions on Bangladeshi migrants. Of course, any citizen from anywhere in the world is welcome to take the nationality of India, provided they follow certain codes and procedures. There are rules and regulations of citizenship clearly earmarked in the Indian Constitution. But those who flout these constitutional norms, those who have come only to build a particular political constituency for particular political leaders belonging to particular political dispensations, furthering a particular political ideology, should they be treated in the same manner as we Indian citizens are? देश हमारा है, इस देश का भविष्य हमारा है, इस देश में क्या चर्चाएं होनी चाहिए या हो रही हैं, उस पे पूरा का पूरा अधिकार हमारा है। इन सभी शब्दों के साथ मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को आप तक छोड़ती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग ट्विटर, फेसबुक और बाकी कई जगहों पे जब बात करें तो इस बात की परिचर्चा और परिकल्पना ज़रूर अपने कॉन्वर्सेशंस में लाएं। जय हिंद। धन्यवाद शुभ्रता जी, आपने हमें ज़रूर सोचने पे मजबूर किया। It was a real eye opener. Thank you for sensitizing us on an issue completely unknown to us. Thank you, madam.